तो अब चलते हैं हम आद्य इतिहास पे, ठीक है। आद्य इतिहास कैसा इतिहास था, तो इसमें लोग लिखना पढ़ना तो जान गए थे और उसका साक्ष्य भी मिला है, लेकिन उसका जो साक्ष्य मिला है उसे हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है। उस लिपि को अभी नहीं पढ़ा जा सकता है, नहीं पढ़ा गया। तो ऐसे ही काल को आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और सिंगल एग्जाम्पल कह सकते हैं, सिंगल पीरियड कौन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो ऑब्वियस बात है, इसका जो नाम था वो सिंधु नदी के किनारे था। उसके कभी कभी लोग हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों प्रमुख शहर थे इस सभ्यता का, और ये नगरीय सभ्यता थी ना। तो ये सिंधु नदी के तट पे थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका टाइमलाइन मोस्ट एक्सेप्टेड टाइमलाइन, ठीक है, सब लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक का है। इसका आकार जो था, सिंधु सभ्यता का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार इसलिए बोलते हैं जैसे ये सिंधु नदी हो गई, यहाँ हड़प्पा हो गया, यहाँ पे मोहनजोदड़ो हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ हमारा इधर, तो इसका जो फाइनली आकार यदि हम देखते हैं इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल शेप का कह सकते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, ट्रायंगल शेप का था। इधर दायमाबाद हो गया सबसे साउथ में, इधर नॉर्थ ईस्ट में हमारा उत्तर प्रदेश के पास का हो गया। तो ये सारा क्या हो गया, ये त्रिभुजाकार बोला जा सकता है। फिर हमारा इसका क्षेत्र जो था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 350 स्थल मिले, जिसमें 200 केवल गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट, 200 केवल गुजरात में, टोटल 350 स्थल है। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता माना जाता है, जो इराक का है, ठीक है। इराक वाला जो सभ्यता है, दजला फरात नदी वाला मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसे विश्व की पहली सभ्यता मानी जाती है, लेकिन वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी है, चार्ल्स मैसन ने, ठीक है, जो 1826 में इन्होंने जानकारी दी थी। और सिंधु का घाटी का वो सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था, और इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक बोला जाता है, फादर बोला जाता है कनिंघम को। लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था, जॉन मार्शल के निर्देशन में। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। इसकी जानकारी की पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 में की गई है। हड़प्पा का सभ्यता को खोज कोई बोलेगा तो कब खोज सकते हैं, ये 1921 बोल सकते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया है, जॉन मार्शल ने किया है, ठीक है। इसको सिंधु सभ्यता किसने नाम दिया, जॉन मार्शल। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ब्रोंज एज। कौन सा सभ्यता, ब्रोंज एज। इस समय ब्रोंज का खोज हो चुका था। इससे पहले हम लोग कौन सा पढ़ चुके हैं, चालकोल एज, चालकोलिथिक, ताम्रपसान, ताम्र के बाद आया हमारा ब्रोंज। तांबे में क्या चीज मिला देते हैं, तो तांबा में यदि हम टीना मिला दें तो ये हो जाएगा हमारा ब्रोंज, आ जाएगा, कांसा आ जाएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं, ये मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला था। एरिया तो देख ही लिए ऊपर, ठीक है, कितना है वो 13 लाख किलोमीटर जो भी वो। तो सबसे पहले उत्तर में ये मांझा, चिनाब नदी के तट पे, जो कश्मीर में पड़ता है, उत्तर में इसकी सीमा मांझा से है, जिसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में की है, ठीक है, बहुत इधर की खोजा गया। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में था, जिसे अभी मेरठ के नाम से लोग जानते हैं। और ये कौन से नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी खुदाई कितने की है, यज्ञदत्त शर्मा ने की है। दक्षिणी सीमा दैमाबाद में है, जो कि एक ताम्र युगीन है, ठीक है, ताम्रपसान युगीन साइट है। बाद में ये ब्रोंज में भी आ गया, ठीक है, मतलब सिंधु घाटी का भी हो गया। जो प्रवरा नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लोग गोदावरी बोल देते हैं, लेकिन ये है कौन सा नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। यहाँ से धातु का एक रथ मिला है, ठीक है। इसकी पश्चिमी सीमा जान लेते हैं, तो ये सुतका गंजोर है, जो कि तास्क नदी के किनारे पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इसको याद करने के लिए इन्होंने एक मैप दे रखा है। उत्तर में मांझा है, पूर्व में आलमगीरपुर, यूपी में पड़ता है, ये तीनों इंडिया में, ये पाकिस्तान में, ठीक है। दैमाबाद भी हमारा कौन सा, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी इंडिया में हो गया, ये तो कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। और ये सुतका गंजोर क्या पड़ता है, दास्क नदी के किनारे है हमारा। इसको याद करने के लिए क्या है, सम जज एडी, ठीक है, भारत में नहीं है। अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट शहर के बारे में जानते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट शहर इसका हड़प्पा, ठीक है। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट शहर हो गया हमारा हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के किनारे है और पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है, ठीक है। पिग्गट एक इतिहासकार है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक पिस्तूरी साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का, ठीक है। यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिला है, या फिर वस्तुएं क्या क्या मिले, तो एक कुम्हार का चाक, श्रमिक का आवास, अन्नागार, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति जो कि कांस्य की है, क्या चीज की है, कांस्य की मूर्ति है, लकड़ी की ओखली है, लकड़ी की ताबूत है, एक कब्रिस्तान है, एक सिंह वाला जानवर मिला है, हाथी का कपाल मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ठीक है, ये वाला जो चिन्ह है। और क्या मिला है यहाँ पे, तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसे उर्वरता की देवी, ठीक है, माना गया है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे, ठीक है, चांदी का साक्ष्य मिला है, सोना का भी मिला है।
अब दूसरा साइट है हमारा मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज जस्ट उसके 1 साल बाद 1922 में की गई है। इसकी 1922 में किसने की है? राखल दास बनर्जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये दोनों सिटी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी खोजकर्ता भी इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में है, जो कि सिंध में बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सिंधु नदी के किनारे है। ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर है। हड़प्पा सबसे बड़ा नहीं है, हड़प्पा से बड़ा कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। इंपॉर्टेंट है, ये सड़कें थी जो कि एक दूसरे को समकोण पे इस तरीके से सड़कें का था, जैसे आप चंडीगढ़ का नगर योजना देखिए, अभी समकोण है सारी सड़कें, ठीक है, जिसको ग्रीड पद्धति भी बोलते हैं। वर्गाकार अर्थात चतुर्भुजाकार के खंजों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे मिली क्या क्या है? यहाँ पे मिला क्या क्या वस्तु? तो सूती वस्त्र मिला है, पुरोहित आवास मिला है, स्नानागार मिला है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि बृहत स्नानागार कहाँ मिला है। अन्नागार भी यहाँ भी मिला है, वहाँ भी है, लेकिन यहाँ का अन्नागार सबसे बड़ा है, ठीक है। हड़प्पा में भी अन्नागार है, लेकिन यहाँ सबसे स्नानागार हड़प्पा में नहीं है, यही है। सबसे चौड़ी सड़क मिली है, सभागार मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति, ठीक है, जिसमें बीच में एक पशुपतिनाथ है और चारों तरफ उनके क्या है, जानवर जो है वो चल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस और ये सिल पर है, ये किसी तांबे वगैरह का नहीं है, ये सिल पर का है। और यहीं से सबसे पहले भगवान शंकर का साक्ष्य मिला है। काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक कांस का बना हुआ औरत है जो नाच रही है, तांबे का ढेर मिला है, घर में कुआं मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मृतकों का टीला, मतलब मरा हुआ इंसान है उसका किला बनाया गया, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ कब्रिस्तान नहीं, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है, ठीक है। एक ही स्थान पर बहुत सारा कंकाल है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो पाय आक्रमण को दर्शाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्षतिग्रस्त है कंकाल, मतलब किसी का टूटा फूटा है। विशाल अन्नागार जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। जो अन्नागार जो यहाँ पर मिला है, जो हड़प्पा में भी मिला था, लेकिन यहाँ का अन्नागार हड़प्पा के अन्नागार से बहुत बड़ा था। तो ये पूरा सिंधु सभ्यता जितना भी फैला हुआ है उसमें सबसे विशाल भवन या इमारत ये अन्नागार है। सर्वाधिक स्वास्तिक वाला मुहर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेलखरा से हुआ है। सेलखरा से एक तरह का पत्थर होता था, उस पर से उसका निर्माण रहता था, से बना हुआ होता था, ठीक है। स्वास्तिक का साक्ष्य हड़प्पा से भी मिला है, लेकिन यहाँ बहुत मात्रा में मिला है। सुतका गंगोर के बारे में जान लेते हैं, जो सबसे पश्चिमी वाला पार्ट था ना। इसकी खुदाई किसने की है? 1927 में इसकी खोज हुई है, खुदाई किसने की है? आर्यन अस्टाइन ने की है। ये सबसे पश्चिमी स्थल है जो जास्क नदी के किनारे, नदी याद रखिए क्योंकि नदी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये बंदरगाह का साक्ष्य मिला है क्योंकि ये खुद अभी भी एक बंदरगाह है ना, अरब सागर के किनारे बसा हुआ है, अरब सागर। फिर उसके बाद हमारा चनहुद्रो, जो मोहनजोदड़ो के जैसा ही है, उसके जस्ट थोड़ा सा आप दक्षिण में देखिएगा चनहुद्रो दिखेगा। 1931 में इसकी खुदाई हुई है और इसका खुदाई किसने किया है? गोपाल मजूमदार ने किया है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे यमाक जो दुर्ग रहित है, मतलब इसमें कोई किला नहीं है, इसका कहीं घेराबंदी नहीं, बाकी सभी शहर जो है वो घेराबंदी है। चनहुद्रो के बारे में और जानते हैं। यह एक औद्योगिक शहर है। औद्योगिक शहर मतलब यहाँ पे कारखाना वगैरह है, कुछ काम हुआ है, ठीक है। एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली है। वक्राकार मतलब इस तरह का, सीधा सीधी ईंट नहीं मिला है यहाँ पे, ठीक है, वक्राकार। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली, बहुत इंपॉर्टेंट है। सौंदर्य सामग्री एकमात्र साक्ष्य है जहाँ से सौंदर्य सामग्री मिला है, ठीक है। मनका मिला है, गुड़िया मिला है, सुई धागा मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पच्चीन मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, अभी बोले थे वक्राकार ईंट मिला है, तो सजा हुआ ईंट भी यही मिला है, ठीक है। दरो याकूत शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए गए। चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, जोरित जोदड़ो, बालाकोट, जावरकोट, कोटजीसी, ये सब कहाँ मिला है? पाकिस्तान का है, ठीक है, पाकिस्तान में। अब जानते हैं रोपर के बारे में, जिसका खोज 1953 में हुआ है और इसका योगेश शर्मा ने किया है इसका खुदाई। और ये सतलज नदी के किनारे पंजाब में है, ठीक है, अभी का जो पंजाब है। अभी इसको रूपनगर के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है, रूपनगर जिला, पंजाब। तो जैसा कि मैंने बोला, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यह मानव के साथ साथ पालतू जानवर कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। ऐसे ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था, जहाँ पे मालिक के साथ साथ कुत्ते का सब मिला है ना। अगला साक्ष्य हमारा, अगला कह सकते साइट है हमारा बनावली, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। 1973 में इसकी खुदाई की गई, रविंद्र सिंह ने किया है। यह हरियाणा में स्थित है, ठीक है, वो पंजाब में था, ये हरियाणा में। इसके समीप रंगोई नदी है। कौन सी नदी के किनारे है? बनावली रंगोई नदी के किनारे। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण यहाँ नाली ना मिलकर घरों में ही स्वच्छता व्यवस्था मिला है, ठीक है। स्वच्छता व्यवस्था मतलब घर में ही की कहता है, कुएं की तरह बना दिया गया और उसी में ही पानी गिराया जाता था। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़क के नगरों की तरह के भागों में विभाजित करते थे। स्टार सेप्ट दिख रहा है ना, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अगला साइट हमारा कुनाल, ठीक है, इसके बारे में भी कुनाल है। यह हरियाणा का फतेहाबाद जिला में स्थित है और यहाँ चांदी के 2 मुकुट मिला है, इंपॉर्टेंट है, चांदी के 2 मुकुट, और ये हरियाणा में ही है। अगला हमारा कालीबंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काली बंगा, बंगा मतलब चूड़ियाँ। यही बंगा जो है ना बाद में बंगा से बैंगल हुआ, ठीक है, क्या हुआ? बैंगल, बैंगल जो कि चूड़ी का इंग्लिश अर्थ होता है, ठीक है, बैंगल। तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंटें मतलब सजी हुई ईंटें, चूड़ी, जोता हुआ खेत, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं नहीं मिला, ये यहीं मिला। जुती हुई खेत मतलब पहले से ही हल किया हुआ, एवं हल भी मिला है, हवन मिला। हल तो और भी जगह मिला, लेकिन जोता हुआ खेत यहीं मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि कालीबंगा जो है पड़ता है वो हमारा राजस्थान में है ना।
राजस्थान में, जो कि एक सूखा वाला इलाका है। तो वहाँ पे जो थी कोई नदी अंदर भी चला गया होगा धरती के अंदर, तो वो उसी तरह करा गया होगा, बारिश का तो कुछ है नहीं। ये नदी कौन सी नदी के किनारे? गगन नदी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नदी हमेशा याद रखिए, क्योंकि नदी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। और लगभग जो सभ्यता है उसको जाना ही लगभग जो सभ्यता उसको जाना ही इसलिए नाम से जाता है क्योंकि ये नदी के किनारे की सभ्यता थी, है ना। सभ्यता हमेशा नदी के किनारे की होती है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज जो था वो अलमानंद घोष द्वारा की गई है, ठीक है। कालीबंगा के लोग जो थे एक साथ दो फसल उपजाते थे, ठीक है। फसल का इन्होंने नियोजन कर रखा था। वहाँ एक खेत में चना और सरसों का उपजाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। चना और सरसों एक ही साथ उपजाते थे। इसकी खुदाई बीके थापर तथा बीबी लाल ने की है। अब चलते हैं धौलावीरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात में स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का बहुत बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी 1967 में किया था और खुदाई रविंद्र सिंह बीस द्वारा 1990 में दोबारा की गई, ठीक है। यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, ठीक है, बॉर्डर पे है। भारत में से सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था जो हरियाणा में, और ये नवीनतम स्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा में। अगला हमारा सुरकूचता, ठीक है, यह गुजरात में ही है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाई है और यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। घोड़े की हड्डी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले क्योंकि ये जो है वो किसी खाड़ी के किनारे है, ठीक है। सुरकुटता कौन सा खाड़ी है? जो हमारे बंगाल में वो मुँह करके इस तरह से बना हुआ है ना, सॉरी बंगाल बोलो, जो गुजरात में इस तरह का है ना पार्ट, ये गुजरात है हमारा, है ना, और इधर वाला पार्ट जो पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित है सुरकुटता, ठीक है, यहीं पर स्थित है। नदी का इन्होंने नहीं मेंशन किया है, इसका नदी याद रखिएगा। अब चलते हैं लोथल पे। ठीक है, लोथल कहाँ था? बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने की थी जो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोथ आदमी क्या है? भोग रहा है, इसलिए वो भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात के किनारे स्थित है, ठीक है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था, जैसे हमारा सबसे पश्चिमी वाला स्थल है ना कोची, वही उसी के जैसा ये भी एक बंदरगाह स्थल था। यहाँ से गोदी वाला डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे समुद्री जहाज वगैरह रुकते हैं, ठीक है। यहाँ फारस की मोहर मिले क्योंकि ये जो था इसका व्यापार फारस से था, क्योंकि ये समुद्र किनारे था, तो व्यापार जो विदेशी व्यापार का संकेत देता है। यहाँ से मापतौल के सामान भी मिले हैं, व्यापार था। दिशा मापक यंत्र मिला है क्योंकि समुद्री व्यापार था। यह एक औद्योगिक शहर था, ठीक है। इस शहर के घरों में दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से युगल सावधान, ठीक है, जोड़े में लाश के साक्ष्य मिले जिससे सती प्रथा का आभास मिलता है, ठीक है। सती प्रथा इंपॉर्टेंट। अगला हमारा रंगपुर, बहुत इंपॉर्टेंट, गुजरात में है। यहाँ धान की भूसी मिली है। रंगपुर जो था वो भादर नदी के किनारे था, ठीक है, ये मुझे याद आ गया। इंपॉर्टेंट है नदी, इंपॉर्टेंट है भादर, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषता, कौन सा नदी के किनारे था? भादर नदी के किनारे था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ विशेषता जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्या था? ये नगरीय सभ्यता थी और ये काशीयुगीन सभ्यता थी, है ना, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे एक नगर नियोजन का और ये पूर्व से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ी व्यवस्था जो थी वो नगर नियोजन और जल निकास की थी, ठीक है। इसकी नालियाँ जो थी ढकी हुई थी, जो जैसा कि आजकल होता है, और सड़कें सीधी थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था कृषि था। इसका व्यापार विदेशों से भी था, जैसा कि लोथल से प्राप्त हुआ है। और इसकी भाषा जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब जो भाषा था उसमें कुछ लिपि जो था वो भाव चित्रात्मक था, मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, स्पेशल साइन नहीं थे, उसकी लिपि के रूप में वहाँ के कुछ चीज़ों को यूज़ किया गया था, ठीक है। और समाज मातृ सत्तात्मक थी, ऐसा ये अनुमान इसलिए लगाया जाता है, वहाँ की मूर्ति को देख करके लगाया जा सकता है, ठीक है। लिपि जो था वो दाएं से बायां था, ठीक है, दाएं से बायां कर सकते तो इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ, हिंदी जैसा नहीं, उर्दू जैसा, ठीक है। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार का तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सिंग वाला जानवर मिला है, ठीक है, एक सिंग वाला जानवर, जो कि हड़प्पा में मिला था ना, एक सिंग वाला जानवर का साक्ष्य। इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का भी चित्र नहीं मिला है, ठीक है, गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सिलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। सिलखड़ी वही हो गया, एक तरह का पत्थर था, सिल जिसको कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त होता है तब आर्य लोग आते हैं जो कि लोहे को खोज करते हैं लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, है ना। तब हमारा क्या कहता है, आयरन एज आता है, लोह युगीन कहलाता है, कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जितना भी था, सोना चांदी तांबा टीना कांस सब चीज़ था वहाँ पे, ठीक है। यह माप तौल के लिए न्यूनतम जो बात था वो 16 किलो का था, ठीक है, 16 kg का, जो दशमलव प्रणाली के सूचक है, दशमलव प्रणाली के सूचक। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का उपयोग होता था, ठीक है, लाल मृद भांड बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि सिंधुवासी जो थे वो विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। ऐसा क्यों बोला जाता है? तो ऐसा मेहरगढ़ को देख करके बोला जाता है। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में था ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, वहाँ का एक साइट है, वहीं था मेहरगढ़, ठीक है। वहाँ पे कॉटन का साक्ष्य मिला है, कपास का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, क्योंकि कृषि का मेन पेशा था। पशुपालन भी करते थे, क्योंकि इसका साक्ष्य मिला है, गाय वगैरह का साक्ष्य मिला है। परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अच्छा, कृषि व्यवसाय भी मुख्य व्यापार था, ठीक है।
यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे, इसका साक्ष्य मिला है। सबसे प्रिय देवता शिव थे, जिसे पशुपतिनाथ बोला जाता है, इसका साक्ष्य मिला है। पसंदीदा वृक्ष पीपल, पीपल की पूजा होती थी। इनका पसंदीदा जानवर सांड और विषभ, विषभ मतलब बैल, बछड़ा बैल, जो भगवान शंकर का सवारी माना जाता है, ठीक है। पसंदीदा पक्षी, क्योंकि इससे क्या होता था, खेती के लिए उपयोग करते थे ना, इसीलिए उनका पसंदीदा जानवर था। पसंदीदा पक्षी बत्तख। आदरणीय नदी सिंधु, क्योंकि सिंधु घाटी था, सिंधु नदी के किनारे लोग थे। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, एक विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमिक, ठीक है। अब यहाँ के कुछ वस्तुओं को, कुछ धातुओं को देख लेते, कहाँ से आता था और कहाँ को जाता था, ठीक है। सबसे पहले यदि सोने की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना जो तो अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से मंगवाते थे। ये तो अफगानिस्तान, ईरान क्या हो गया, एक उत्तर और एक पश्चिम में हो गया, ठीक है, उत्तर और पश्चिम में हो गया ये सब। कर्नाटक हमारा दक्षिण में हो गया, कर्नाटक में सोना भी है ना। तो यहाँ से चांदी कहाँ से मंगवाते थे, अफगानिस्तान और ईरान से। ऊपर तांबा बलूचिस्तान और खेतरी और ओमान से, खेतरी हमारा राजस्थान, बलूचिस्तान में भी तांबा है। चीन कहाँ से आता था, ईरान और अफगानिस्तान से। गोमित कहाँ से आता था, सौराष्ट्र से। लाजवर्ड मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से, ठीक है। ये सारे चीज़ का ये लोग आयात करते थे। तो आगे हमारा सिंधु सभ्यता के पतन का कारण देख लेते, क्योंकि ये सभ्यता जो थी 1750 में खत्म हो गई थी। तो इसका पतन का सबसे बड़ा कारण जो है वो बाढ़ को माना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थी तो सिंधु में बाढ़ आना, तब नदी थी उसमें बाढ़ आ सकता है। लेकिन वर्तमान में हुए उत्खनन से IIT खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ प्रमाण मिले, जिसके आधार पर कहा जाता है इसका पतन का महत्वपूर्ण कारण जो था वो जलवायु परिवर्तन है, ठीक है। अब अलग अलग विद्वान का अलग अलग हम पतन का कारण देख लेते हैं। गार्डन चाइल्ड या व्हीलर करके एक विद्वान है, इतिहासकार है, जो बोलते हैं कि बाह्य आक्रमण और आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है, ठीक है। बाहर से आक्रमण हुआ इन लोगों पर और इन्हें मार के खत्म कर दिया गया। जॉन मार्शल ऑर्नेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन रह चुके हैं और यह सारा ये बोलते हैं बाढ़, ठीक है, बाढ़ के कारण। ऑरेल स्टेन अमलानंद घोष जो है वो जलवायु परिवर्तन को मानते हैं, जिसको कि कहता है ये लोग कोप नहीं कर पाए और ख़त्म हो गए। या अमर साहनी के द्वारा भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन के कारण जो बाढ़ बोल सकते। जॉन मार्शल के द्वारा जो है वो प्रशासनिक अशिथिलता हो गया। और KUR कैनेडी के द्वारा प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया महामारी कुछ वगैरह हुआ है, ठीक है। ये सब कारण था, ठीक है। अब नीचे एक लिस्ट है जिसमें प्रमुख स्थल है वो कहाँ पे है, उसके उत्खननकर्ता कौन है, कौन से वर्ष में उत्खनन हुआ और कौन से नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा कुछ देखते, जैसे मैंने रंगपुर का बताया था जो गुजरात में था, वहाँ पे मेंशन इन्होंने नहीं किया था, लेकिन ये भादर के किनारे मैंने बताया था, देखो भादर के किनारे। तो ये सारा कुछ है। यहाँ पे सुतकोटा का मैंने बोला था कि है ये, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो ये सादीकोट नदी के किनारे है, ठीक है। धौलावीरा लूनी के किनारे है। कोट चीज़ी सिंधु के किनारे है, ठीक है। ये सारा कुछ है। तो इसे इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आपको लगा, ऐसे तो इसमें जितना भी स्थल इन्होंने दे रखा है सारा का सारा स्थल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा प्रोमिनेंट स्थल है, बड़े स्थल है, ठीक है। तो आप एक बार इसको जरूर देख लें। अब ये बात हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की। अब इसके साथ साथ मैं कुछ और सभ्यता की बात कर लेता हूँ 4-5 लाइन में, जो इंपॉर्टेंट है। वैसे इतिहास में पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसको जान लेना बहुत जरूरी है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जैसा ऊपर बोला गया था। और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ग्रामीण सभ्यता थी। इसका विकास जो था इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी, जिसको हिंदी में दजिला और फरात बोलते हैं, ठीक है, नदियों के किनारे हुआ था, जो फाइनली जाकर के फारस की खाड़ी में गिरता है ना। फारस की खाड़ी में गिरता है, जो ये हमारा फारस देश हो गया, ये खाड़ी हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया ना, ये तो ये अरब सागर हो गया, ये पूरा अरब सागर का है। ये फारस का खाड़ी है और ये इराक ईरान है, यहाँ ईरान है और ये पाकिस्तान है। तो यहाँ से ये नदी आती है दजला फरात इस तरीके से, और यहाँ पे मिल करके गिरती है। तो इसके बीच का जो एरिया होगा एक दोआब टाइप का हो गया और ये उपजाऊ एरिया। और पहले का जितना भी सभ्यता हुआ है ना, वो सारा का सारा सभ्यता जो हुआ है वो नदी के किनारे बसी है। तो ये सभ्यता भी क्या था, वो नदी के किनारे था, और खास करके ये दजला फरात के बीच में। तो यहाँ तो एक रीज़न है कि ये सभ्यता बहुत पुराना हो, ठीक है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। बता दिए क्यों उपजाऊ थी, क्योंकि दोनों तरफ नदी थी। ये दोआब का रीजन में पड़ जाता है, ठीक है। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। उसका जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, उसका मुख्य आधार क्या था, व्यवसाय था, ठीक है। इस समय मंदिरों में जिगुरट कहा जाता था, ठीक है। इसके मंदिरों को जिगुरट कहा। मेसोपोटामिया सभ्यता के 4 भाग थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 भाग थे। अब देखते हैं इसके मुख्य भाग के बारे में। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके 4 भाग थे, ठीक है। उसके 4 भाग थे। अब देखो इसमें मैं दिखाता हूँ। इसमें ये हमारा जो टिग्रिस नदी है और ये मान लो ये हमारा यूफ्रेटिस नदी है, जो फाइनली दोनों लगभग एक साथ आकर के हमारा फारस की खाड़ी में गिर रहा है, ठीक है। फारस की खाड़ी में गिर रहा है, ये फारस की खाड़ी है। और इधर ईरान पर जा रहा है, और ये हमारा इराक, ये पूरा एरिया इराक का है, ठीक है। तो इसी के बीच में पूरा सभ्यता था। तो ऊपर में ये टिग्रिस नदी है और ये यूफ्रेटिस है, जिसे हिंदी में फरात बोलते हैं, और टिग्रिस को हिंदी में दजला बोलते हैं, ठीक है। ये आया कहाँ से, हमारा तुर्की के आसपास, तुर्की आर्मेनिया वगैरह है ना, वहाँ का जो पठार है और पहाड़ है, वहाँ से ये दोनों नदी निकलती है और जाकर के फारस की खाड़ी में गिर जाती है। ऊपर वाला जो इलाका है वहाँ पे दोनों के बीच का दूरी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो देश है वो अभी भी सीरिया, और यहीं पर जो था वो सीरिया था, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो मेसोपोटामिया का जो था उसका सीरिया वाला पार्ट ऊपर था। फिर बीच में
बेबीलोन या बेबीलोनिया बोलते हैं वो वाला पार्ट था। और सबसे नीचे था हमारा सुमेरिया वाला, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता सबसे नीचे थी। अब बेबीलोनिया वाला शब्द बाद में होकर के हमारा न्यू होकर के नव बेबीलोनिया कहला है, जिसे हम लोग कैलगरिया भी कहते हैं, ठीक है, कैलगरिया वाला सभ्यता, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेसोपोटामिया पूरा बटा हुआ था। ऊपर में सुमेरियन का सभ्यता, बीच में बेबीलोनियन का सभ्यता, नाच में सॉरी ऊपर में सीरिया का सभ्यता, बीच में बेबीलोन का सभ्यता और सबसे नीचे में सीरिया वाला सभ्यता था, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीस सभ्यता को ठोक दिया, क्योंकि सिकंदर जो था वो पूरब की ओर आक्रमण करना शुरू किया था, पूरा विश्व विजेता बनने चला था और उसके दौरान ये इस सभ्यता को भी समाप्त कर दिया, ठीक है। ऐसे ये सभ्यता बहुत पुराना था और ये जो था वो लगभग 326 में भारत पहुँच गया। तो मान लीजिए कि 350 के आसपास वहाँ पहुँचा होगा या फिर 340 के आसपास ये सभ्यता पर पूरा आक्रमण कर दिया। और ये बहुत उससे पहले ही हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो उसके बाद में आया समाप्त हो गया, लेकिन वो सभ्यता था, ठीक है। फिर अब इसकी सबसे पहली सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया थी, सबसे पुरानी सभ्यता थी, जबकि नगरीय सभ्यता सबसे पहले कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब दूसरा सभ्यता है हमारा पीली नदी की सभ्यता, इंपॉर्टेंट है, बस एक पॉइंट है इसका छोटा सा, क्योंकि ये चीन में पड़ता है, जिसे पीली नदी बोलते हैं, हांगू नदी, ठीक है। चीन में 5000 ईस्वी पूर्व विकसित हुई थी और ये हांगू नदी के तट पे था और ये अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर अगला है मिस्र की सभ्यता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि ये बहुत दिन तक चला, ठीक है। ये मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान में स्थित थी और इजिप्ट की नदी के किनारे थी ना, नील नदी के किनारे, सॉरी इजिप्ट बोलो, नील नदी के दिन कहते हैं ना इसको, तो नील नदी के किनारे थी। इस सभ्यता का विकास फिरौना के नेतृत्व में हुआ था, जिसको फेरो बोलते थे, ठीक है, PHROH, फेरो। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, ममी का विकास हुआ, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था, केमिस्ट्री सुदृढ़ था। क्यों सुदृढ़ था, ये ममी के को लेकर के बोलते हैं। वो लाश को, जो मृत शरीर होता था, उसको बचाने को लेकर के एक लीप लगाते थे ताकि वो बहुत दिन तक वो मृत शरीर रहे, ठीक है। सूर्य कैलेंडर वगैरह का। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है और सबसे बड़ा है। 2-3 सभ्यता और रह गया है, तो इसमें अगला सभ्यता हमारा रोम की सभ्यता, जो यूरोप में है, इटली में था। ये इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। प्राचीन सभ्यता की यह सबसे विकसित सभ्यता थी, सबसे विकसित सभ्यता, क्योंकि इसका व्यापार उन्नत था। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर और अगस्तस से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए क्योंकि इनके नाम पे बहुत सारा कुछ है, ठीक है। जूलियस सीजर और अगस्तस। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से होकर मंजूर द्वारा कर दी गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। अगला सभ्यता है फारस की सभ्यता, ठीक है, फारस की सभ्यता, यह वर्तमान में ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर, ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, अरब प्रायद्वीप पर अधिकारी। इसकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा, ये एक मूवी है 300 स्पार्टन करके, ठीक है, स्पार्टा 300, इसका 2 पार्ट है, वो देख लीजिए, उसके बाद बताइएगा स्पार्टा है क्या, ठीक है। दूसरी, स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है, ठीक है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा मात्र 300 सैनिक ने लियोनार्डस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिक को मात दे दी थी। 300 जो है वो 20,000 को हरा रहा है। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्क्सीज कर रहा था। जर्क्सीज ने दोनों से तो कैसे स्पार्टन को हरा दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मूवी है स्पार्टन 300 करके, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त हो गया। मिलते हैं।